Okay, so good morning everyone. Good morning. So in this session we will be starting with paper number 6. पेपर का नाम सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट. एक बार हम लोग पेपर का ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं. क्या पढ़ते हैं यहाँ पे या क्या पढ़ने वाले इन दिस पर्टिकुलर पेपर. देखोगे पेपर नंबर 6. पेपर का नाम सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट. एक बार लिखोगे आप लोग सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट. Securities laws in capital market. The entire paper is bifurcated into two parts. ठीक है. Part A, Part B. Part A will be for 70 marks. Part B will be for 30 marks. ठीक है सर. एक बार मैं ICSI मॉड्यूल ओपन कर रहा हूँ. ठीक है. आप लोगों के पास है मॉड्यूल. एवरीवन यू गॉट द मॉड्यूल. यू गॉट द मॉड्यूल. नो रीजन. रजिस्ट्रेशन हो गया है तुम्हारा. मॉड्यूल नहीं है अभी तक. तुम्हारे पास है. यू डोंट हैव दिस मॉड्यूल. ओके. तुम यहाँ से कलेक्ट कर लेना. ठीक है ऑफिस से. देखो इंडेक्स में आओ. पार्ट 1 सिक्योरिटीज लॉज 70 मार्क्स. सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सिक्योरिटीज लॉज. सुना है पहले कभी अच्छी क्लास में आने से पहले ये टर्म सुना है सिक्योरिटीज लॉज. क्या होता है सिक्योरिटी लॉ. जो भी हमारी सिक्योरिटीज है शेयर्स एंड ऑल. ओके. हर्षद मेहता कहाँ से आ गया अभी पहली क्लास में. ओके ओके बोलो बोलो. उन्होंने क्या किया था. अच्छा उन्होंने जो स्कैम किया था उस स्कैम से बचने के लिए. ओके. एनी अदर आंसर. एनी अदर आंसर. पार्ट ए किसके लिए सिक्योरिटीज लॉज. अब देखना सिक्योरिटीज लॉज का मतलब होता है एनी लॉ. ठीक है. एनी लॉ डीलिंग इन सिक्योरिटीज. ठीक है. एनी लॉ डीलिंग इन सिक्योरिटीज is called as securities laws. Any laws dealing in securities is called as securities laws. अब यहाँ पे एक टर्म आया डीलिंग. डीलिंग का मतलब क्या होगा यहाँ पे. तो सर डीलिंग का मतलब होगा डीलिंग का यहाँ पे मतलब है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू इशू ऑफ सिक्योरिटीज. anything which is related to issue of securities as well as any law relating to buying of securities. क्या बोला. buying of securities as well as any law relating to selling of securities. तो डीलिंग जो टर्म है यहाँ पे तीन एस्पेक्ट को कवर करेगा. फर्स्ट वन इज बोलो इशू ऑफ सिक्योरिटीज, देन बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज एज वेल एज सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. सिक्योरिटी लॉज का मतलब एनी लॉ डीलिंग इन सिक्योरिटीज इज कॉल्ड एज सिक्योरिटीज लॉज.
ठीक है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव, अभी तुम लोग का आज फर्स्ट क्लास है, मुझे बताओ कोई सिक्योरिटी लॉ के बारे में जानते हो? हैव यू केम अक्रॉस एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज लॉस अर्लियर? हैव यू केम अक्रॉस एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज लॉस अर्लियर बिफोर कमिंग इनटू दिस क्लास, बिफोर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन? कोई सिक्योरिटी लॉ पढ़ा है तुम लोगों ने? पढ़ा है तुम लोगों ने, पता है तुमको? सेबी लॉ कहाँ पढ़ लिया तुम लोगों ने? कंपनी लॉ पढ़ा है? सर एक ओवरव्यू हम लोगों ने पढ़ा है, ये सुनो। कंपनी लॉ, कंपनी लॉ इज ऑल्सो वन ऑफ द सिक्योरिटीज लॉज। रीजन बीइंग it also contains the provisions relating to, बोलो ना, it also contains the provisions relating to issue of securities। तो क्या कंपनी लॉ को हम सिक्योरिटी लॉ बोल सकते हैं? आंसर इज यस, कंपनी लॉ इज ऑल्सो वन ऑफ द सिक्योरिटीज लॉज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे क्या? नहीं, रीजन बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है, दूसरा सिक्योरिटीज लॉज जो है अपन को, दैट इज सेबी एक्ट 1992। क्या नाम है? सेबी एक्ट 1992। ठीक है, उसके बाद है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ठीक है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिक्योरिटीज लॉज। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिक्योरिटी लॉ इनफैक्ट। ठीक है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिक्योरिटी लॉ। इज इट क्लियर? उसके बाद डिपॉजिटरीज एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। ठीक है, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। तो बेसिकली ये चार सिक्योरिटीज लॉज है। ठीक है, बेसिकली ये चार ही सिक्योरिटीज लॉज हैं विच आर डीलिंग इन सिक्योरिटीज। तो बच्चा सवाल पूछता है कि सर क्या पार्ट ए में सिर्फ ये चार लॉ पढ़ेंगे? चार लॉ में से ये तो पढ़ना नहीं है, यहाँ पे एक अलग से सब्जेक्ट दे रखा है अपन को मॉड्यूल 1 में, है ना? क्या सर हम ये तीन लॉज ही पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? क्या यहाँ पे हम लोग ये तीन लॉज ही पढ़ने वाले हैं? आंसर इज नो। अपार्ट फ्रॉम दीज लॉज हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे? हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे? रेगुलेशंस। क्या पढ़ना है? रेगुलेशंस। किसके रिलेशन में पढ़ेंगे रेगुलेशन हम लोग? किसके रेफरेंस में रेगुलेशन पढ़ेंगे हम लोग? रेगुलेशंस इन रेफरेंस टू सिक्योरिटीज। ठीक है, रेगुलेशंस इन रेफरेंस टू सिक्योरिटी। क्या होता है सर रेगुलेशन में? होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेगुलेशंस? क्या होता है रेगुलेशंस? प्रोसीजर्स। ओके, प्रोसीजर्स में क्या गिवन रहता है तुमको? नहीं पता? क्या क्या बोल रहे हो? किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है? किसी भी चीज को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है? एक सेकंड, मेरा फोन साइलेंट पे कर दूं। हाँ बोलो। जैसे CRPC है, प्रोसीजरल लॉ है। ओके, देखो तीन चीजें होती है ना, मैं बता देता हूँ फिर से। पहला अपन को गिवन होता है क्या? एक्ट। एक्ट में क्या गिवन होता है? प्रोविजंस। एक्ट में क्या गिवन है? बोलो। प्रोविजंस। प्रोविजंस में क्या पढ़ते सर अपन? प्रोविजंस में क्या पढ़ते? तो प्रोविजंस में अपन पढ़ते व्हाट टू डू, क्या कर सकते हो, एज वेल एज क्या नहीं कर सकते, है ना? एक्ट में क्या गिवन रहता है? एक्ट में क्या लिखा रहता है कि क्या करना अलाउड है, क्या करना डिसअलाउड है। यस और नो? यस सर। प्रोविजंस में, प्रोविजंस के साथ अपन को पढ़ना पड़ता है काफी बार रूल्स। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ता है? रूल्स। रूल्स में क्या गिवन रहता है? व्हाट टू डू इज गिवन इन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, हाउ टू डू विल बी गिवन इन रूल्स। बोलो, हाउ टू डू विल बी गिवन इन रूल्स।
तो रूल्स में भी आपको क्या गिवन रहता है? प्रोसीजर्स। ठीक है, रूल्स में क्या गिवन है? प्रोसीजर्स या हाउ टू डू, क्या करने का विल बी गिवन इन प्रोविजंस, कैसे करने का विल बी गिवन इन रूल्स। रूल्स किसके साथ पढ़ते हैं अपन? एक्ट के साथ में। रूल्स किसके साथ में पढ़ते हैं? एक्ट के साथ में। ओके, और एक और टर्म होता है रेगुलेशंस। ठीक है, क्या है? रेगुलेशंस। रेगुलेशंस में भी क्या गिवन रहेगा आपको? रेगुलेशंस में भी क्या गिवन रहेगा आपको? प्रोसीजर्स। ठीक है, अब सवाल उठा सर रूल्स में भी प्रोसीजर है, रेगुलेशंस में भी प्रोसीजर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? व्हाट इज द डिफरेंस? रूल्स आर मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, रूल्स कौन बनाता है? गवर्नमेंट। दैट कैन आइदर बी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट लॉज। बोलो ना, स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट लॉज, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल लॉज। ठीक है, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम लॉज, है ना, एंड दे डिराइव देयर पावर्स टू फ्रेम लॉज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सब पढ़ के हैं हम लोग जूनियर लेवल पे, यस और नो? यस सर। तो सर रेगुलेशंस कौन बनाता है? regulations are framed by regulations are framed by any yes delegated body of government. Regulations are framed by any delegated body of government. ठीक है, तो SEBI is one of the delegated body of government. SEBI is one of the delegated body of government, central government. एंड सेबी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ काम दे रखा है। क्या काम दे रखा है? टू रेगुलेट दी कैपिटल मार्केट इन इंडिया। सेबी को बोला जाता है ना, सेबी इज द टॉप रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट इन इंडिया, यस और नो? तो इन ऑर्डर टू रेगुलेट द कैपिटल मार्केट इन इंडिया, मेरी बात सुनना ध्यान से, इन ऑर्डर टू रेगुलेट द कैपिटल मार्केट इन इंडिया सेबी कैन फ्रेम regulations. SEBI can frame regulations from time to time. Is it clear? Is it clear? तो भाई सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस हैं कौन बनाएगा? सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स कौन बनाएगा? सेबी बनाएगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? कैपिटल मार्केट का रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? सेबी। देखो एक बार, जब तुम अपना सिलेबस चेक करते हो ना, तो देखो ये है तुमको सबसे पहला एक्ट, नाम क्या? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, इट इज सिक्योरिटीज लॉ। सेबी एक्ट सिक्योरिटी लॉ, डिपॉजिटरीज एक्ट सिक्योरिटी लॉ, खत्म हो गया सिक्योरिटी लॉ। अब इसके बाद सिर्फ क्या पढ़ना है मन को? इसके बाद सिर्फ क्या पढ़ना है? रेगुलेशंस। क्या पढ़ना है? रेगुलेशन। देखो गिवन है फोर्थ, एन ओवरव्यू ऑफ सेबी, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2009। ऑल्दो अब ये रिप्लेस हो चुका है, पुराना है, मतलब चेंज हो गया आईसीडीआर। ठीक है, अपन अपडेटेड पढ़ेंगे, शायद पुराना मॉडल अपन नहीं खोला। देन एलो इंडिया सेबी, एलो इंडिया रेगुलेशंस 2015, सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशंस 2011, यस और नो? सेबी बायबैक रेगुलेशंस 1998, ये भी चेंज हो चुका है, ये भी अपन अपडेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सेबी बायबैक रेगुलेशंस 1998 इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सेबी बायबैक रेगुलेशंस 2018। ठीक है, उसके बाद सेबी डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स रेगुलेशंस 2009। थोड़ा संस्कृत जैसा लगेगा, अभी आज अपना फर्स्ट क्लास है ना, थोड़ा सा संस्कृत जैसा लगेगा, ये टर्म्स अपन ने सुना नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉइज बेनिफिट रेगुलेशंस 2014, देन सेबी इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस 2002, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015, देन म्यूचुअल फंड्स, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, प्लस रेगुलेशंस भी हम लोग पढ़ते हैं, रेगुलेशंस मेड बाय सेबी। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। देन एक कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, एंड लास्ट में जाते जाते देखो सेबी ओम्बड्समैन रेगुलेशंस 2003। तो कितने रेगुलेशंस पढ़ने अपन को? 1
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10। कितने रेगुलेशंस पढ़ने, बोलो ना। ओके, तो पार्ट ए में, सिलेबस के पार्ट ए में अपन को 3 तो एक्ट पढ़ना है, ठीक है, प्लस प्लस 10 रेगुलेशंस पढ़ने हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोलो, फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपन को एग्जीक्यूटिव में वैसे तो सारे ही सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर कुछ सब्जेक्ट्स को अपन टॉप प्रायोरिटीज पे रखे ना, ऐसे प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करें ना, तो सबसे टॉप प्रायोरिटी मिलता है कंपनी लॉ। किसको? कंपनी लॉ। उसके बाद आता है अपना सेबी। पास समझ में आ रहा है क्या? कंपनी लॉ, उसके बाद में सेबी, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स विल, अदर सब्जेक्ट्स विल फॉलो। ठीक है, यहाँ पे आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज, इसी के कंटिन्यूशन में आप फाइनल में एक और सब्जेक्ट पढ़ते हो, इसी के कंटिन्यूशन में। मतलब यहाँ पे पढ़े हुए कॉन्सेप्ट अपन को फाइनल में भी, यहाँ पे पढ़े हुए कॉन्सेप्ट अपन को फाइनल में भी यूज में आने वाले हैं। ठीक है, फाइनल में जो सब्जेक्ट रहता है ना, वो सब्जेक्ट का नाम रहता है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग। क्या रहता है? कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग। तो दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक और चीज मैं बता दूं, पहला क्लास है, ये सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर आता है ना अपन को, थोड़ा सा टेक्निकल पेपर आता है। ठीक है, पेपर थोड़ा सा टेक्निकल है, बोलो, एज कंपेयर टू अदर लॉस ये पेपर थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। पार्ट बी में क्या गिवन है तुमको? तो पार्ट बी में तुमको गिवन है कैपिटल मार्केट। पार्ट बी में गिवन है अपन को कैपिटल मार्केट। मुझे एक बात बताओ, तुमको फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है? क्या अपन को फाइनेंशियल मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया है? यस और नो, बोलो। फाइनेंशियल मार्केट का आइडिया है अपन को? हाँ तो हाँ, ना तो ना, बोलो ना बेटा, बोलो ना, बोलो, बोलो ना। नहीं, ओके, वेरी गुड। देखो, सबसे पहले सवाल उठता है कि सर फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है? सर फाइनेंशियल मार्केट का मतलब तो बताओ पहले, तो क्या होगा, मतलब होगा फाइनेंशियल मार्केट का? अच्छा छोड़ो फाइनेंशियल मार्केट, सब तो फालतू बातें हैं। वेजिटेबल मार्केट तो सुना है ना, गए भी हो, गए हो ना? ओके, तो वेजिटेबल मार्केट में क्या मिलता है? वेरी सिंपल। वेजिटेबल मार्केट में क्या मिलता है तुमको? वेजिटेबल्स। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या मिलेगा? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। क्या मिलेगा? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। बोलो, तो फाइनेंशियल मार्केट लिखोगे यहाँ पे, फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस, फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आर बीइंग डील्ड इन। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट इज द प्लेस जहाँ पे क्या होता है? डीलिंग किसका? बोलो किसका? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का। कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट का नाम पता है क्या तुमको? क्या हमें कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का नाम पता है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इक्विटी, बोलो ना, इक्विटी, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इतना तो सुना ही होगा। ये तीन तो सुना ही होगा ना, इक्विटी, डिबेंचर्स, बॉन्ड। इसके अलावा भी होते क्या? इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने तीन का नाम तो सुना ही होगा अभी तक, इक्विटी, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। प्रेफरेंस शेयर्स भी सुना होगा, ये सुनो। हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे, बोलो ना, इसके अलावा भी बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, बताऊंगा, अभी फर्स्ट क्लास है ना। ओके, तो इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट किसके कंट्रोल में? कौन कंट्रोल करेगा फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट विल कम अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर एवरीवन? ओके, चलो अब देखना। मुझे एक बात बताओ, वेजिटेबल मार्केट की मैं बात कर रहा था, मैंने बताया कि वेजिटेबल मार्केट में क्या मिलता था। बहुत सिंपल है सर, वेजिटेबल मार्केट में हमको मिलता था वेजिटेबल्स, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, तुम में से कौन कौन वेजिटेबल परचेज करने आता है मार्केट? जाता है कोई? तुम वेजिटेबल परचेज नहीं करने गए आज तक, तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेज करने क्या जाओगे? हाँ बोलो, तुमको वेजिटेबल मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, तुम्हें फाइनेंशियल मार्केट कैसे समझाओ? तुम्हें गए हो वेजिटेबल मार्केट? गए। तो वेजिटेबल मार्केट बेसिकली तुमने देखा होगा दो टाइप का होता है, एक रिटेल एक होलसेल। घर में शादी है, ठीक है, तो रिटेल मार्केट से खरीदोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि रिटेल मार्केट में तो महंगा मिलता है सर, हमको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए या ज़्यादा समय के लिए चाहिए, कम प्राइस पे चाहिए, तो हम कहाँ जाते हैं? होलसेल मार्केट में जाते हैं ना। होलसेल मार्केट में जाते हैं, अपने अजमेर में भी रिटेल होलसेल दोनों मार्केट है। होलसेल मार्केट कहाँ है अजमेर में? हाँ, रामगंज मंडी। रिटेल मार्केट, अरे ये सब रिटेल ही तो है, ठीक है। यहाँ पे वैशाली में है, ठीक है, हर कॉलोनी में जो होता है, जो वेंडर्स वो कॉलोनीज वगैरह में भी आते हैं, लॉरीज पे एंड ऑल, वो सब क्या है? रिटेलर्स है। हाँ एक का ना, हाँ कि ना। तो वेजिटेबल मार्केट दो टाइप का, होलसेल, बोलो ना, होलसेल रिटेल। होलसेल मार्केट में कब गए? जब हमें ज़्यादा वेजिटेबल चाहिए या ज़्यादा समय के लिए वेजिटेबल चाहिए, कम प्राइस पे, ठीक है। रिटेल मार्केट में कब जाएंगे? बोलो, जब अपन को शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए या कम क्वांटिटी में चाहिए। मुझे चाहिए कि यार मेरे को सिर्फ 2 दिन की सब्जी चाहिए, तो मैं होलसेल मार्केट थोड़ा ना जाऊंगा। इज इट क्लियर? अनटिल अनलेस मेरे घर के भी बहुत पास में हो। बात समझ में आ रहा है क्या? ओके। फिर वेजिटेबल मार्केट में जब तुम जाते हो तो तुम्हें वहां पे कौन मिलता है? कोई मिलता है वहां पे? वेंडर्स, वेजिटेबल वेंडर्स, है ना। अब मुझे बताओ, वो जो वेंडर्स होते हैं, क्या वो सारे वेंडर्स ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स होते हैं? क्या वो सभी जो वेंडर्स होते हैं, वेदर दे आर ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स, वेदर दे आर फार्मर्स? नो, दे आर vegetable sellers. So they are acting as an intermediary. Yes or no? They are actually acting as an intermediary between the farmers and final consumer, या between the producer and final consumer. हाँ कि ना? तो वो सभी कौन है? वेजिटेबल मार्केट इंटरमीडियरीज। हाँ कि ना? वेजिटेबल मार्केट इंटरमीडियरीज क्या कर रहे हैं वो लोग? वो लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं क्या चीज? ट्रेडिंग इन वेजिटेबल्स या बाइंग एंड सेलिंग इन वेजिटेबल्स। तुमको लग रहा होगा सिक्योरिटीज मार्केट में सर ये क्या पढ़ा रहे, है ना। बताऊंगा अभी लॉजिक। तो अभी तक अपन को दो चीज़ें पता चली, वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल बिकेगा, दूसरा दो टाइप का वेजिटेबल मार्केट, होलसेल रिटेल। वेजिटेबल मार्केट गए तो अपन को कौन मिला? वेंडर या इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी का क्या काम है? सेलर को बायर तक पहुंचाना या सेलर को बायर से मिलाना, या हु फैसिलिटेट ट्रेडिंग इन वेजिटेबल्स, हु फैसिलिटेट ट्रेडिंग इन वेजिटेबल्स, ठीक है। अब सुनना, फाइनेंशियल मार्केट भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल वेजिटेबल मार्केट जैसा ही है, समझ रहे हो। फाइनेंशियल मार्केट भी बिल्कुल वेजिटेबल मार्केट जैसा ही है। देखो, फाइनेंशियल मार्केट दो सेगमेंट, फाइनेंशियल मार्केट के भी दो सेगमेंट। पहला कैपिटल मार्केट एज वेल एज मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट क्या होता है? मैंने बताया था ना, वेजिटेबल मार्केट के दो सेगमेंट, होलसेल रिटेल। होलसेल रिटेल बताया था, तो भाई ये होलसेल है और ये रिटेल है, मतलब हाँ, वहीं पे रख दो, वहीं पे रख दो, वहीं पे रख दो। हाँ, कैपिटल मार्केट इज अ प्लेस वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर बीइंग ट्रेडेड। लिखो एक बार, लिखो,
It is a place where long-term securities are being traded. It is a place where long-term securities are being traded. Capital market is a place where long-term securities are being traded. ठीक है? लिखा? ओके, तो फिर मनी मार्केट क्या होगा? मनी मार्केट इज अ प्लेस वेयर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर बीइंग ट्रेडेड. लिखो फटाफट से. शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो रहेगा ना मनी मार्केट में, उस वहां पे ब्रैकेट में लिखना विद द मेच्योरिटी ऑफ अप टू 12 मंथ्स. मेच्योरिटी ऑफ अप टू 12 मंथ्स. लिखा? ओके. फिर तो जैसे तुमने पढ़ा वेजिटेबल मार्केट में होलसेल रिटेल है ना, यहाँ पे यहाँ एज वेल एज कैपिटल एज वेल एज मनी मार्केट. ठीक है. अब देखो दूसरा एलिमेंट है कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज. वहां पे वेजिटेबल वेंडर्स थे ना, दे वर एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरीज. ऐसे यहाँ पे कैपिटल मार्केट में कौन होगा? कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज. लिखो नेक्स्ट. कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज. कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज. तो कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज कौन होंगे? देखो कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज आर द पर्सन हु फैसिलिटेट. कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज आर द पर्सन्स हु फैसिलिटेट ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज. Capital market intermediaries are the persons who facilitate trading in securities. ठीक है. एग्जाम्पल. अब मुझे एक बात बताओ, तुमने इतना तो सुना ही होगा आज की क्लास में आने से पहले कि भाई अगर मुझे किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, मान लो कि मुझे रिलायंस के आज 10 शेयर्स खरीदने हैं, क्या करूं मैं? वेरी गुड. एक बच्चा बोला ब्रोकर के पास जाओ. डायरेक्टली कंपनी के पास जा सकता हूँ क्या? पॉसिबल है ऐसा? नहीं. मेरे को किसके पास जाना पड़ेगा? ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा. ये ऐसा बोलो कि ब्रोकर के थ्रू आई कैन प्लेस द ऑर्डर. ब्रोकर के थ्रू आई कैन प्लेस द ऑर्डर फॉर द शेयर्स. ब्रोकर के थ्रू आई कैन प्लेस द ऑर्डर फॉर द शेयर्स. तो दैट तुमको नहीं लगता दैट ब्रोकर इज एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी? तुम्हें नहीं लग रहा दैट ब्रोकर इज एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी? यस और नो? यस सर. तो ब्रोकर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडियरी. अभी के लिए तुमको ब्रोकर का नाम ही सुना होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं जो कैपिटल मार्केट में काम कर रहे हैं. मेन पर्पस क्या उनका? टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज. नाम सुना है? पोर्टफोलियो मैनेजर सुना है? शेयर ट्रांसफर एजेंट सुना है? रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट, अंडरराइटर्स, ये सुनो? मर्चेंट बैंकर, ये सुने? मर्चेंट बैंकर सुने? नहीं सुना ना? सबके बारे में डिस्कस करूंगा. ठीक है. स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, दे आर, बोलो ना, दे आर कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज. क्या काम करते हैं? दे फैसिलिटेट ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज. ठीक है. दे फैसिलिटेट ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज.
तीसरा एलिमेंट क्या होगा फाइनेंशियल मार्केट का? बोलो, तीसरा एलिमेंट क्या होगा? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। वेजिटेबल मार्केट के तीन एलिमेंट थे, अगर तुमको याद हो, दो टाइप का मार्केट था, होलसेल, रिटेल, दूसरा वेंडर्स, तीसरा वेजिटेबल्स भी तो है। तो यहाँ पे तीसरा एलिमेंट क्या है फाइनेंशियल मार्केट में? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। लिखो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए क्या बताया सर ने? फाइनेंशियल प्रोडक्ट का मतलब बोलो ना, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर बीइंग traded in the financial market, in the financial market. Is it clear? क्लियर है? बोलो बेटा। हाँ सर। अच्छा, अब जहां पे तुमने लिखा ना कैपिटल मार्केट, जहां पे तुमने लिखा कैपिटल मार्केट, ठीक है, उसके नीचे ऐसे लिख देना कैपिटल मार्केट के दो सेगमेंट्स, ठीक है। प्राइमरी मार्केट एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट के भी दो सेगमेंट्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। प्राइमरी मार्केट क्या होगा? प्राइमरी मार्केट is the place where fresh issue of securities are being made, ठीक है। प्राइमरी मार्केट इज द प्लेस वेयर फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज आर बीइंग मेड, ठीक है। देन secondary market is the place where secondary market is the place where already issued shares, where already issued shares are being traded, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट फिर फर्दर दो सेगमेंट्स में अपन ने बाइफरकेट किया, कैपिटल मार्केट को अपन ने फिर से फर्दर दो सेगमेंट्स में बाइफरकेट किया, प्राइमरी मार्केट एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज द प्लेस वेयर issue of securities are being made, secondary market is the place where already issued securities are being traded. अच्छा, फिर आपने लिखा कैपिटल मार्केट, उसके ऊपर लिखोगे टॉप रेगुलेटर कौन है कैपिटल मार्केट का? हु इज द टॉप रेगुलेटर? सेबी। सेबी इज द टॉप रेगुलेटर, ठीक है, लिख लो। सेबी इज द टॉप रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट। एंड सर मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। तो जहां पे मनी मार्केट लिखा आपने वहां पे लिखो टॉप रेगुलेटर इज आरबीआई। money market is being regulated by money market is being regulated by RBI.
डन? ओके, तो मैंने आपको बताया कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। सेबी के बारे में कुछ जानते हैं क्या अपन, अपार्ट फ्रॉम द नेम? सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब दे हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, सेबी is an autonomous body, and being an autonomous body they have their own rules and regulation. It is constituted under a special act. SEBI is constituted under a special act. Act का नाम क्या था? SEBI Act 1992. ठीक है, एक्ट का नाम क्या था? SEBI Act 1992. अब अपने अभी सुनना मेरी बात, बहुत अच्छी स्टोरी सुना रहा हूँ, है ना? मेरी बात सुनो लड़की, सुनो ना पहले, ठीक है? हाँ, तो मैंने बोला कि सेबी कॉन्स्टिट्यूट हुआ 1992 में, लेकिन इंडिया में, और सेबी का काम क्या है? शेयर मार्केट को रेगुलेट करना। लेकिन क्या इंडिया में शेयर मार्केट का कंसेप्ट 1992 से है? नो। बोलो ना। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1875। तो ट्रेडिंग तो कब से हो रहा है? 1875 से हो रहा है। सेबी कब आया? 1992 में। तो सेबी से पहले भी कोई अथॉरिटी था क्या? यस। हाँ, नहीं 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 नहीं, सेबी से पहले कैपिटल मार्केट को रेगुलेट किया करता था कंट्रोलर, लिखो, ऑफ कैपिटल इशू। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। सेबी से पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू यूज्ड टू रेगुलेट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग। ठीक है, तो सेबी जब आया, सेबी ने किसको रिप्लेस किया? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू को रिप्लेस किया। सेबी हैज रिप्लेस्ड कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। ठीक है, बोलो ना बच्चों, इज इट क्लियर? ओके, सेबी का काम क्या? इंडिया में सिक्योरिटीज ट्रेडिंग को रेगुलेट करना। ठीक है, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है ना सेबी को लाने के पीछे, वो है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। ठीक है, सेबी कॉन्स्टिट्यूट करने का जो फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस है, वो क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट। अब एक सवाल उठा, व्हाई प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट इज रिक्वायर्ड? Why protection of interest of investors in the securities market is required? रिस्क पहले बहुत ज़्यादा था। ओके, फ्रॉड कंपनीज। ओके, मुझे एक बात बता, तुमको अभी एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। अभी तुम लोग एग्जीक्यूटिव पढ़ने के लिए आए, ठीक है? तुम लोग तो फेस टू फेस पढ़ रहे हो, बाकी ऑनलाइन में भी 93 और 94 स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ इन दिस पर्टिकुलर बैच जो हम लोगों ने आज से स्टार्ट किया। अब मुझे एक बात बताओ, तुम तो चलो यहाँ पे फेस टू फेस पढ़ रहे हो, लोकल स्टूडेंट्स हो, तो तुमसे जो फीस लिया वो मुझे, उसके बदले मुझे सिलेबस कराना ही पड़ेगा, हाँ कि ना? बोलो ना हाँ। अब जो बच्चे ऑनलाइन मोड पे पढ़ रहे हैं, 93 और 94 स्टूडेंट्स जो हैं जो ऑनलाइन मोड पे पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट से मैंने फ़ीस रिसीव कर चुका हूँ, उनको मैंने सिलेबस नहीं कराया, तो वो स्टूडेंट मेरा क्या बिगाड़ देंगे?
बिगाड़ सकते हैं कुछ? व्हाट दे कैन डू? सर दे विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू। अरे यार स्टूडेंट का काम पढ़ना है, केस लड़ना थोड़ी ना है। और किसी के अगेंस्ट केस फाइल करके हम उसको परेशान नहीं करते, हम किसको परेशान करते हैं? खुद को ही परेशान करते हैं। क्या कर सकते हो स्टूडेंट? स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? कोई भी स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर पाएगा। किसका इंटरेस्ट हार्म हो रहा है? स्टूडेंट्स का। ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। समझो मेरी बात। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटीज नहीं है। कोई अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है क्या जो रेगुलेट करे कि फीस कितना होना चाहिए, जो रेगुलेट करे कि सिलेबस कब तक हो जाना चाहिए, जो रेगुलेट करे कि जो टीचर्स हैं उनका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? आजकल तो हर कोई पढ़ा रहा है, ठीक है? पर पढ़ाने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए? यस और नो? यस। बट एज देर इज नो रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो ये जो मार्केट है ना, जो कोचिंग का जो मार्केट है, ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। तो यहाँ पे चीटिंग या फ्रॉड होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। सेम थिंग will happen in securities market also. Same thing will happen in the securities market also. ठीक है? अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है तो क्या होगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है? शेयर्स का ट्रेडिंग हो रहा है, सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग हो रहा है, बट इन एन ऑर्गेनाइज्ड इन एन अनऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो कंपनीज के लिए बहुत ईजी है फ्रॉड करना, चीट करना। बात समझ में आ रहा है क्या? तो उससे क्या होगा? इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट हार्म होगा, हाँ कि ना? अब मुझे एक बात बताओ, तुमने यहाँ पे क्लासेस लिया, ठीक है? मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तुमको पढ़ के बहुत मजा आया, तुम्हारा सिलेबस भी टाइम से कंप्लीट करवा दिया, तुम्हारा सिलेबस भी टाइम से कंप्लीट करवाया। तो अगर कल को तुमसे कोई पूछता है कि यार एग्जीक्यूटिव कहाँ से करे, तो वेदर यू विल रिकमेंड अर नेम? यस और नो? यस। लेकिन मैंने तुमसे फीस पूरा रिसीव किया, सारे कॉन्सेप्ट गलत पढ़ाए और सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट नहीं कराया, जिसकी वजह से तुम फेल हो गए। तुम भी एक्चुअली यहाँ पे इन्वेस्टर्स ही हो ना। कल को तुमसे कोई पूछता है कि बताओ एग्जीक्यूटिव कहाँ से करे, तो तुम क्या बोलोगे? कहीं से भी कर लेना, लेकिन नॉलेज अकेडमी से मत करना, हाँ कि ना? कहीं से भी पढ़ लेना, बट वो अविनाश सर के पास मत जाना पढ़ने के लिए। यस सुनो? यस सर। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट नहीं आएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? आई हैव टू क्लोज दिस इंस्टीट्यूट, और मुझे कुछ और काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इन दैट सिचुएशन सिर्फ मुझे फर्क पड़ रहा है, इन दैट सिचुएशन सिर्फ मुझे फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट हार्म हुआ, व्हाट दे विल डू? They will stop investing into the shares of company, yeah, into the securities of company. And once they stop investing, what will happen? Company won't be able to get the funds. And if company won't be able to get the funds, then what will happen? They won't be able to run their business, or they won't be able to expand their business. And if they won't be able to run their business or expand their business, then what will happen? Economic crisis. क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक क्राइसिस, हाँ कि ना? तो तुमको नहीं लगता कि डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट? डेवलपमेंट ऑफ शेयर मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट इन एनी कंट्री इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद एक सेकंड रुकना बच्चों, कितना टाइम लगेगा? हेलो? यस। हाँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी? अपने मार्केट में तो यहाँ के इन्वेस्टर्स तो इन्वेस्ट कर ही रहे, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफडीआई भी तो आ रहा है, हाँ कि ना? हाँ सर। तो जब तुम यहाँ के लोगों का ही ट्रस्ट मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्या बाहर वाला इन्वेस्ट करेगा क्या? नहीं। अब जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा
तो कंपनी के पास फंडिंग नहीं होगा, और जब फंडिंग नहीं होगा तो बिजनेस करना तो पॉसिबल ही नहीं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो सारी चीजें एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, अब तुम सुनना, तुमने देखा होगा ऐसा, तुम्हारा कोई रिलेटिव, कोई भैया दीदी, दे यूज टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट, दे यूज टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट एंड दे आर गेटिंग सम गुड अमाउंट ऑफ इनकम, तो इट विल ऑटोमेटिकली मोटिवेट यू कि और एक बार मेरा सीएस कंप्लीट हो जाए ना, तो आई विल ऑल्सो ट्राई माई लक इन शेयर मार्केट। यस और नो? यस। अगर तुमको पॉजिटिव एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली तुम भी उधर कूदोगे और तुम 4 लोगों को और बोलोगे कि इन्वेस्ट करो मार्केट के अंदर। लेकिन तुमको ऐसे दिखता है कि 4 लोगों ने पैसा लगाया, डूब गया, बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया, क्यों? क्योंकि कोई रेगुलेशंस नहीं था। जिन कंपनी में पैसा लगाया वो कंपनी फ्रॉड निकली, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, उन लोगों का पैसा डूब गया, उनकी हालत बहुत खराब हो गई है। तुम इन्वेस्ट करोगे क्या? तुम इन्वेस्ट करोगे क्या? नो। आज तुम लोग सीएस एग्जीक्यूटिव परस्यू कर रहे हो ना, किसी को देख करके परस्यू कर रहे हो, किसी ने तुम्हें सजेस्ट किया होगा या तुमने किसी को देखा होगा कि और ये सीएस किया, इसका अच्छा लाइफ सेट हो गया, इसलिए हम भी सीएस करेंगे। यस और नो? यस और नो? आंसर इज यस। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैंने किसी को पढ़ाते हुए देखा होगा, मुझे लगता था कि यार वो बहुत अच्छा इनकम अर्न करता है, इसलिए मैं भी पढ़ाने के लिए आया। आज पॉजिटिव एग्जाम्पल है तभी तो मैं भी ये कर रहा हूँ ना। सेम थिंग हैपेंस इन दी सिक्योरिटीज मार्केट ऑल्सो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Thus, protection of interest of investors is of utmost importance, is of utmost importance for the purpose of development of securities market. And in order to protect the interest of investors, SEBI was constituted. SEBI was constituted. तभी तो देखो ना 1992 के बाद हर्षद मेहता जैसा कोई स्कैम हुआ कि इंडिया में वापस, या अभी हो सकता है क्या कोई स्कैम? अभी कोई स्कैम हो सकता है क्या? और अगर कोई स्कैम हुआ भी तो क्या उतने लंबे समय तक चल सकता है क्या? आंसर इज नो। हर्षद मेहता कोई स्कैम नहीं था, मैं डिस्कस करूंगा। हर्षद मेहता कोई स्कैम नहीं था। he just have he has just utilized the benefits of the loopholes in the regulatory requirements which was present in those years. बात समझे ना? वो एक्चुअली में स्कैम नहीं था, उसको स्कैम बोला गया। इतने लूपहोल्स से ना हमारे लॉज में, हमारे रेगुलेशंस में, जिसका बेनिफिट उसने उठाया, उसने कुछ गलत नहीं किया। जब मैं वो केस डिस्कस करूंगा ना, जो तुमने मूवीज में देखा होगा बिल्कुल अलग सा, जो मैं डिस्कस करूंगा बहुत डिफरेंस तुमको देखने को मिलेगा। फिर तुम लोग भी कंक्लूजन निकाल सकते हो एट द एंड कि सर ये स्कैम तो नहीं था। बात समझ में आ रही है क्या? इज इट क्लियर? ओके। हाँ, तो मैं बोल रहा था इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड in order to grow and sustain the securities market in India, and for the purpose of achieving this particular objective, SEBI क्या करता है? SEBI regulations बनाता है, SEBI regulations बनाता है on different subject matters related to the securities market. जितने भी regulations हम लोग पढ़ेंगे ना, उन regulations का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, और तीसरा है रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। 3 मेन ऑब्जेक्टिव। बोलो 3 मेन ऑब्जेक्टिव। पहला प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, और तीसरा है, क्या बोला मैंने? हाँ, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आगे तुमको मैं एक और स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। हम सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में पढ़ने वाले ना, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि सिक्योरिटीज मार्केट का इंसेप्शन कैसे हुआ, सिक्योरिटीज मार्केट का इंसेप्शन कैसे हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिक्योरिटीज मार्केट कैसे चला, अनऑर्गेनाइज तरीके से चलता था, अनऑर्गेनाइज तरीके से चलने की वजह से क्या क्या परेशानियां आई इन्वेस्टर्स को, और उन परेशानियों को दूर करने के लिए सेबी कॉन्स्टिट्यूट किया गया, एंड सेबी को कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आया सिक्योरिटीज मार्केट पे। ठीक है, तो एक बार जब हम ये प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट डिस्कस कर लेंगे, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद सेबी एक्ट। इज इट क्लियर? दैट विल बी इन नेक्स्ट क्लास। तो दिस पहले के जो 2 क्लास रहता है वो बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी क्लास रहता है,
ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।